क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी जगह पर जा रहा हो और वहाँ पर वो जगह हो ही ना, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से वो बात कर रहा हो और दूसरे व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही ना हो? ऐसा हो सकता है। यही कन्फ्यूजन थी हमारे चौकीदार श्यामलाल को। तो क्या उसकी कन्फ्यूजन हल हुई या फिर उसे किसी नेगेटिव एनर्जी का भास हुआ था? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शीतल और आज की स्टोरी चौकीदार श्यामलाल की है, जिसे अपने पास नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी शुरू करते हैं। रोजाना की तरह चौकीदार श्यामलाल रात के 12 बजते ही अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ता है। दिसंबर का महीना है, सर्द रात, और आज तो कुछ तेज हवाएं भी चल रही है जो चुभती ठंड का एहसास करा रही है। इन सब के बीच श्यामलाल रोजाना की तरह व्यासनगर सेक्टर 2 की गलियों में अपनी साइकिल पर हाथ में डंडा लिए पहरेदारी पर निकल पड़ा है। डंडे को सड़क में तेज तेज बजाते हुए श्यामलाल मन ही मन में अपने आप से बातें करता है। आज तो ठंड कुछ ज़्यादा ही है और साथ में तेज हवाएं भी चल रही है। मन तो कर रहा है कि आज सिर्फ सेक्टर 2 की ही पहरेदारी खत्म करके घर लौट चलो, पर क्या करूं? ड्यूटी में बेईमानी करना मेरे उसूल के खिलाफ है। चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, अपनी ड्यूटी पूरी करके ही जाऊंगा। श्यामलाल एक ईमानदार और बहादुर चौकीदार है और व्यासनगर के लोग भी श्यामलाल से बहुत संतुष्ट और खुश है। कहा जाता है कि जहाँ श्यामलाल चौकीदारी करता है वहाँ चोर लुटेरे कदम तक नहीं रखते हैं। श्यामलाल 12 वर्षों से चौकीदारी कर रहा है। उम्र 55 वर्ष है, पर जज्बा 25 वर्ष के युवा से कम नहीं। श्यामलाल वैसे तो नगर के कई मोहल्ले की चौकीदारी कर चुका है, पर व्यासनगर में वो सिर्फ 1 हफ्ते से ही चौकीदारी कर रहा है और इस 1 हफ्ते में उसने लोगों के दिल में अपनी छवि बना ली थी। इसी को देखते हुए ठेकेदार साहब ने श्यामलाल को व्यासनगर के सभी 6 सेक्टर की पहरेदारी का जिम्मा सौंपा है। वैसे तो श्यामलाल व्यासनगर के सिर्फ 2 और 3 सेक्टर की ही पहरेदारी के लिए नियुक्त था, परंतु आज उसे नए 4 सेक्टरों की भी पहरेदारी करनी है। श्यामलाल साइकिल पर सवार पहरेदारी करते हुए मन ही मन में एक गीत का तराना गुनगुनाते हुए अपने आप से बातें करता है। अरे बाप रे, ये ठंड आज तो जमा कर ही मानेगी। आज मुझे फुल जैकेट पहनकर ही आनी थी, मैं भी हाफ जैकेट में आ गया। सोचा ना था कि आज ठंड कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। हवाएं भी बहुत तेज चल रही है। खैर, अब 2 ही सेक्टर बाकी है, उसके बाद तो घर ही जाना है। क्यों ना तराना गुनगुनाते हुए ये सफ़र भी काट लिया जाए। और श्यामलाल तराना गुनगुनाते हुए अपने मन को हिम्मत देते हुए आगे चल देता है। देखते ही देखते श्यामलाल आखिरी सेक्टर पर आ जाता है। ये लो, आ गया आखिरी सेक्टर। अब बस इसको पूरा करके घर की ओर प्रस्थान करना है। अरे बाप रे, इस सेक्टर में तो काफ़ी अंधेरा है। लगता है स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। कल ठेकेदार साहब से कहकर इस सेक्टर की स्ट्रीट लाइट सही करवा लूँगा। वक्त गुजरता गया। मध्य रात्रि के करीब 3 बज चुके थे। श्यामलाल सेक्टर 6 की भी पहरेदारी लगभग पूरी कर चुका था। रात के अंधेरे के साथ साथ अब ठंड भी बढ़ने लगी थी। श्यामलाल सेक्टर 6 के आखिरी इलाके में पहुंचा, जहां पर एक सार्वजनिक पार्क था। श्यामलाल 3 घंटे से पहरेदारी कर रहा था। थोड़ा आराम लेने के लिए उसने पार्क के पास अपनी साइकिल रोकी और एक लंबी सांस भरी। चलो, आज की ड्यूटी पूरी हुई। 3 बज चुके हैं। सही समय में ड्यूटी पूरी हो गई। अब तो बस घर पहुंचकर गरम गरम चाय पी लूँगा और फिर घोड़े बेचकर सो जाऊँगा। तभी श्यामलाल को किसी के चलने की आहट सुनाई देती है।
आवाज़ श्यामलाल के ठीक सामने से आ रही थी। श्यामलाल अपनी टॉर्च से रोशनी करके देखता है कि कौन व्यक्ति इतनी रात गए इतनी सर्द रात में बाहर घूम रहा है। अरे भाई, कौन है वहाँ पर? इतनी रात को कौन बाहर घूम रहा है? श्यामलाल टॉर्च से व्यक्ति की तरफ रोशनी करते हुए कहता है। उस व्यक्ति ने काला कोट, सर पर हैट और हाथ में ब्रीफकेस ले रखा था। देखने में कोई मुसाफिर लगता था। उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। वो श्यामलाल को देखकर उसकी तरफ तेजी से आता है। अरे भैया जी, मैं अल्बर्ट यहाँ सेक्टर 7 में रहता हूँ। बाहर से आया था, मेरी रात की ट्रेन थी। अभी अभी घर पहुँचा हूँ। लेकिन घर पहुँचा ही था कि देखा कि घर की चाबी तो मेरे जेब में ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, ट्रेन में उतरने से पहले मैंने चाबी को अच्छे से चेक किया था और टैक्सी में बैठते समय भी चाबी मेरे पास ही थी। पता नहीं कहाँ चली गई। उसी की तलाश करते हुए मैं यहाँ आ पहुँचा। ये कौन सा सेक्टर है भाई साहब? उस व्यक्ति ने हाँफते हुए श्यामलाल को अपनी समस्या बताई। अरे भाई, आराम से, पहले अच्छे से सांस तो लो। इतनी जल्दी भी क्या है? और क्या बताया तुमने? कहाँ रहते हो तुम? कौन से सेक्टर में? श्यामलाल ने व्यक्ति से पूछा। जी, मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ। आप यहाँ पर चौकीदार है? मैंने आपको आज पहली बार देखा है। क्या? सेक्टर 7? क्या कह रहे हो आप? मैं तो यहाँ 1 हफ्ते से चौकीदारी कर रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ तो सिर्फ 6 ही सेक्टर है और जहाँ तुम खड़े हो ये 6ठा सेक्टर है। तो ये 7वां सेक्टर कहाँ से आ गया भाई? श्यामलाल ने आश्चर्य से पूछा। जी भैया, इस कॉलोनी में तो 7 सेक्टर है। क्या आपको नहीं पता? और क्या ये सेक्टर 6 है? काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। हो सकता है ज़्यादा अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आ रहा हो। खैर, अभी मुझे मदद की ज़रूरत थी और इस वक्त आप ही मेरी मदद कर सकते हैं मेरे घर की चाबी ढूंढने में। मुझे शक है कि चाबी इसी कॉलोनी में आने के बाद गुमी है। अच्छा, चलो ढूंढते हैं तुम्हारी घर की चाबी। रात में एक अनजान मुसाफिर की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। पहले ये बताओ कि तुम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल ही आए हो या फिर टैक्सी में आए थे? श्यामलाल ने अल्बर्ट को सहानुभूति देते हुए कहा। भैया, मैं रेलवे स्टेशन से टैक्सी करके चौराहे तक पहुँचा। टैक्सी वाले ने चौराहे तक ही छोड़ दिया क्योंकि कॉलोनी के अंदर जाने का वो ज़्यादा किराया मांग रहा था। तो मैंने चौराहे तक ही टैक्सी की और उसके बाद मैं पास ही के एक चर्च में प्रार्थना करने चला गया। ओह हाँ, चर्च हो सकता है कि चाबी मैंने चर्च में ही छोड़ दी हो, अल्बर्ट ने उत्साहपूर्वक कहा। तो फिर बात ही खत्म। चलो चर्च में चलते हैं। वैसे भी इस कॉलोनी में आसपास कोई भी चर्च नहीं है। तुम कौन से चर्च की बात कर रहे हो? खैर, इस समय तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। चलो चलकर चाबी ढूंढते हैं, श्यामलाल ने सांस भरते हुए कहा। फिर वो व्यक्ति जो अपना नाम अल्बर्ट बताता है, श्यामलाल को चर्च की तरफ ले जाता है। चर्च में पहुंचते ही श्यामलाल आश्चर्य की मुद्रा में अल्बर्ट से कहता है, क्या बात है, इतना भव्य चर्च! ये तो मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने इस इलाके के आसपास ऐसा कोई चर्च नहीं देखा था। हालांकि मैं 1 हफ्ते से ही इस कॉलोनी में पहरेदारी कर रहा हूँ, पर मैं पहले भी इस कॉलोनी के आसपास गुजर चुका हूँ और इस इलाके से अच्छी तरह परिचित हूँ। पर इतने विशाल और भव्य चर्च पर मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी? आश्चर्य होता है। अरे भैया जी, ये चर्च तो यहाँ पर कब से है। इस नगर का सबसे पुराना चर्च जब मैं केवल 5 साल का था तब इस चर्च का निर्माण हुआ था। तब से ये चर्च यहीं पर है। हाँ, पहले चर्च इतना विशाल नहीं था। कुछ ही साल पहले
इस पर निर्माण कार्य चला और इसको इतना भव्य और विशाल रूप दिया गया। श्यामलाल को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि इतने भव्य चर्च पर उसकी नज़र क्यों नहीं पड़ी। इतने वर्षों से वो इस इलाके में कई बार आ जा चुका है, पर उसने आज तक इस चर्च के बारे में किसी से सुना तक नहीं था। श्यामलाल आश्चर्य के स्वर में उस व्यक्ति से कहता है, हो सकता है मेरी नज़र इस चर्च पर ना पड़ी हो या मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो। खैर, हम ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, आओ तुम्हारी चाबी ढूंढते हैं। फिर वो अल्बर्ट और श्यामलाल चर्च के अंदर जाते हैं। श्यामलाल अपने जूते बाहर ही उतार देता है और दोनों अंदर जाकर चाबी की तलाश शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद श्यामलाल को चाबी मिल जाती है। ये देखो अल्बर्ट भाई, क्या ये चाबी तुम्हारी है? इस पर तो तुम्हारे नाम का छल्ला भी लगा हुआ है। ओह हाँ, भगवान का शुक्र है। हाँ, यही तो मेरी चाबी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्बर्ट ने उल्लासपूर्वक कहा। ये तो मेरा फ़र्ज़ था मेरे भाई, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चलो, काफ़ी रात हो चुकी है, कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। अब तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर निकलता हूँ, श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा। नहीं भाई साहब, आपने मेरी बहुत मदद की है, ये एहसान है आपका मुझ पर। मैं इस तरह तो आपको नहीं जाने दूंगा। चलिए मेरे घर चलिए। दोनों एक एक कप गर्म कॉफ़ी पीते हैं और कुछ ही घंटों में सुबह भी होने वाली है, तो आप मेरे ही घर में आराम कर लीजिएगा और सुबह होते ही आप घर चले जाइएगा। इस वक्त आपको भी आराम की काफ़ी ज़रूरत है। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है, और मैं तो चौकीदार हूँ। रात को अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़े तो मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। कॉफ़ी हम फिर कभी पी लेंगे, अभी मुझे अपने घर जाने दो। श्यामलाल ने काफ़ी मना किया, पर अल्बर्ट की जिद के आगे आखिर श्यामलाल को हार माननी पड़ी और वो उसके साथ उसके घर चलने को राज़ी हो गया। अरे मेरे भाई, अब मैं क्या कहूँ, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो चलो चलते हैं, पर मैं कॉफ़ी नहीं गरम चाय पीऊँगा, श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए चलिए, अल्बर्ट ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर दोनों ने घर में पहुंचकर गरम गरम चाय की चुस्कियाँ ली और बातों ही बातों में सुबह के 5 बज गए, पर अभी भी अंधेरा उतना ही था क्योंकि सर्दी का वक्त था। सूरज उगने में अभी भी काफ़ी वक्त था। ठीक है मेरे भाई अल्बर्ट, अब मुझे इजाज़त दो। सफ़र में तुम भी थक गए होंगे, तुम भी आराम करो। तुम्हारी ये खातिरदारी मुझे हमेशा याद रहेगी। भला इस बूढ़े चौकीदार की कद्र कौन करता है आजकल, श्यामलाल ने भावुक होकर कहा। नहीं मेरे भाई साहब, आप तो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं और आपने मेरी मदद की, इतना करना तो मेरा फ़र्ज़ था ही। और देखिए, आप और मेरे बीच कुछ ही घंटों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे आप अपना घर ही समझे। जब भी आपका मन करे आप आ जाइएगा, और अब से हर सुबह आप मेरे ही घर चाय पीने आएंगे, वादा करिए। हाँ हाँ मेरे भाई अल्बर्ट, ये मेरा वादा रहा तुमसे। कुछ घंटों पहले हम एक दूसरे से अनजान थे, पर अब एक दूसरे के घनिष्ठ दोस्त बन चुके हैं। तुमसे बातें करते वक्त लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, और देखो वक्त का भी पता नहीं चला। खैर, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ तुमसे। अब मैंने तुम्हारा घर भी देख लिया है और तुम्हारी वजह से मुझे सेक्टर 7 के बारे में भी पता चल गया है। अपने सेठ को तुम्हारे बारे में अवश्य बताऊंगा, श्यामलाल ने प्रसन्न होकर कहा। श्यामलाल अल्बर्ट से विदा लेता है। अल्बर्ट श्यामलाल को अपना कार्ड देता है
और उसे दोबारा घर पधारने को कहता है। ये लीजिए भाई साहब मेरा कार्ड, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ज़रूर मेरे भाई, अलविदा, दोबारा हम जल्द मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा अल्बर्ट से मिलकर, बहुत बड़े दिल का है और विनम्र है। मैं दोबारा उससे जल्दी मिलूंगा। ओहो, 5:15 हो चुके हैं, पर रात तो उतनी ही अंधियारी है। खैर, अब तो बस जल्दी से घर जाकर सो जाऊंगा। श्यामलाल अपने घर पहुंच जाता है, पर जब वो अपने घर पहुंचता है उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है और घड़ी में समय देखकर वो भौचक्का रह जाता है। घर की घड़ी में तो सिर्फ 3:15 ही बजे थे।